नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कहानीकार चंद्रकिरण सोनरिक्सा भाग 3 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चंद्रकिरण सोनरिक्सा का जन्म 19 अक्टूबर 1920 में विभाजित भारत के पश्चिमी शहर पेशावर, जिसे अब पाकिस्तान कहा जाता है, की सैनिक छावनी नौशहरा में एक सैनिक परिवार में श्री रामफल मांगलिक के घर में हुआ था। पिछले वक्तव्य में हमने चंद्रकिरण जी की रचनाओं के कथानक के विषय में विस्तार से बात की थी। आज हम उनके कहानियों के कथानक के साथ साथ पात्र योजना, संवाद, भाषा शैली, वातावरण इत्यादि के विषय में गंभीर रूप से चर्चा करेंगे। लेखिका की पात्र योजना में अधिकांशतः निम्न और मध्य वर्ग के स्त्री पुरुष हैं। ये अपना पूरा का पूरा जीवन अभावों में बिताते हैं। अनवरत चलने वाला संघर्ष उन्हें कहीं ना कहीं रुग्ण कर देता है, जर्जर कर देता है और असमय ये काल के ग्रास बन जाते हैं। इनके पुरुष पात्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, उस वर्ग की पूरी वर्गगत विशेषताएं उस पात्र में समाहित हमें दिखाई देती हैं। जैसे गृहस्थी का सुख कहानी का शिव सहाय, दो रोटियां कहानी का रामेश्वर, जीजी कहानी में गिरीश नामक पात्र, ये सभी पात्र निम्न मध्य वर्गीय सामान्य गृहस्थ हैं और इसलिए निम्न मध्य वर्ग के जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं से प्रतिदिन इन्हें दो चार होना पड़ता है। भोजन की व्यवस्था कैसे हो, नौकरी कैसे मिले, अपने घर की और जो विभिन्न समस्याएं हैं उनसे जूझते जूझते ये पात्र कई बार इतने विवश, हताश हो जाते हैं कि जीवन के प्रति मोह इनका समाप्त हो जाता है। कह सकते हैं कि इनके अंदर की जिजीविषा समाप्त हो जाती है। आदमखोर कहानी में जीवन शोषित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। इस तरह के पात्रों में हमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर सभ्य नागरिक बनने की एक लालसा तो दिखाई देती है, किंतु परिस्थितियां क्योंकि इनके अनुकूल नहीं होती, इसलिए समय के साथ साथ ये अपने सपनों को चूर चूर होता देखते हैं और तब ये ना चाहते हुए भी कुमार्गगामी हो जाते हैं। कमीनों की जिंदगी में इस कहानी में कुसुम और बसंती के पति तथा दूसरा बच्चा कहानी का विश्वेश्वर दुराचारी पात्र हैं। जिंदगी के जितने भी अवगुण हैं वो सब इनमें दिखाई देते हैं। शराब पीते हैं, घर गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देते, अकारण पत्नी को अपमानित करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और अपना दायित्व सारा का सारा पत्नी के ऊपर डाल देते हैं। इसके विपरीत मर्द कहानी में सत्येंद्र, धर्ममरा राष्ट्र जिया कहानी का शंकर और अकीला कहानी का अख्तर आदर्श पात्र हैं। ये ना केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपितु दूसरों को भी सतमार्ग पर लाने का भरसक प्रयास करते हैं। इन आदर्श पात्रों में अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अटूट
आत्मशक्ति हमें दिखाई देती है। ना ये खुद अन्याय करते हैं, ना ये हताश होते हैं और दूसरों को भी अन्याय करने से रोकने का कम से कम प्रयास तो करते हैं। यद्यपि धर्म मरा राष्ट्र जिया कहानी में शंकर पत्नी को अंत में अपना नहीं पाता और अकीला में अख्तर अपनी पत्नी के अनैतिक संबंधों को तो एक बार क्षमा कर देता है, किंतु अवैध संतान को संरक्षण देने में अपनी सहमति नहीं दे पाता। इस आचरण को अमानवीय भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों के प्रति ममत्व वात्सल्य भाव से पूर्ण होते हुए भी उन्हें अपनी संतान जितना स्नेह नहीं दे पाते। राष्ट्रीय विभाजन के उपरांत शिविरों में रह रही अनेक स्त्रियों की कहानी शंकर की पत्नी से मिलती जुलती है। आज भी बहुत सारे ऐसे निसंतान दंपति हैं जो अनाथाश्रय से बच्चे को गोद लेना स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि पता नहीं ये कैसी संतान है, किसकी संतान है, और हम इन्हें अपना ममत्व देंगे, अपना नाम देंगे तो ये गलत होगा। ठहर कर सोचने की बात है कि बच्चे को जो वातावरण मिलेगा, जो संस्कार मिलेंगे, बच्चा उसी वातावरण से पलकर बाहर निकलेगा। बर्थडे कहानी का ब्रिज किशोर कुलीन वर्ग का होने के कारण बिना बात के मिथ्या प्रदर्शन में विश्वास रखने वाले अहंकारी युवकों का प्रतीक है। ये वो युवक हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने पर भी केवल दिखावा करने के लिए दूसरों के समक्ष इस प्रकार का आचरण करते हैं मानो वो बहुत अधिक संपन्न समृद्ध परिवार के हों। लेखिका के अनुसार इस प्रकार का आचरण अशोभनीय है और व्यक्ति को इस तरह के व्यवहार से अपने आप को बचाना चाहिए। रुपया कहानी का हरिशंकर अर्थलोलुप है। उसे लगता है साम दाम अर्थ भेद जैसे भी हो, मुझे अपने लिए पैसा कमाना है और इसलिए वह धर्म की आड़ में स्वार्थ की पूर्ति करता है। वह उन आधुनिक युग के पाखंडी बाबाओं का प्रतीक है जो जगह जगह अपना डेरा डालकर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। अशिक्षित, भोली भाली और कई बार शिक्षित जनता भी उनके बहकावे में आकर पथभ्रष्ट हो जाती है। वो ये सोच ही नहीं पाती कि क्या बाबाओं के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान होगा। क्या थोड़ी सी भभूति को खाकर बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान हो सकता है, या इसके लिए उन्हें शिक्षित चिकित्सक के पास जाना चाहिए। ये ढोंगी लोग दूसरों की मानसिकता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हमें दिखाई दे जाते हैं। लेखिका ने अपनी रचनाओं में समाज के सभी वर्गों के पारिवारिक जीवन की झांकियों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया और अपनी दृष्टि से उनका समाधान भी देती हैं, किंतु वो मुक्त रूप से अपने पाठकों को
कोई अन्य समाधान ढूंढने के लिए भी स्वतंत्र छोड़ देती हैं। अफसर का बेटा। इस कहानी में लेखिका ने पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में रंगे हुए भारतीय परिवार का चित्रण किया है कि किस प्रकार से हम भारतीय भूमि पर रहते हुए निरंतर अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यताओं को भूलते चले जा रहे हैं और पश्चिम का अंधानुसरण करके उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानकर अपने भावों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने जीवन मूल्यों को हम एक तरफ रखकर उस दौड़ में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं जहां पहुंचकर हमें कहीं भी विराम नहीं मिलेगा। सुरजीत के माध्यम से लेखिका ने उच्च वर्गीय परिवार के बच्चों की समस्याओं और उनके मानसिक लक्षणों को उद्घाटित किया है। गृहस्थी का सुख। इस कहानी में मध्य वर्गीय अपराधनी नारी की कहानी है। बड़ी बहू बांझ है। सौतन के आने पर सास द्वारा निरंतर प्रताड़ित होकर वह अंततः आत्महत्या कर लेती है। दो रोटियां कहानी में बहू उमा सारा दिन अपने घर का कामकाज करती है। सुबह से लेकर रात तक उसके दिलो दिमाग में केवल एक ही बात छाई रहती है कि किस प्रकार से मैं परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुख प्रदान कर सकूं। किंतु एक महिला उमा सबके सुख सुविधा का ध्यान तो रखती है, पर सब मिलकर उसके बारे में सोचने का भी काम नहीं करते। किसी को इस बात की चिंता नहीं होती कि उमा ने कुछ खाया है, कहीं वो प्यासी तो नहीं है, कहीं वो थकी तो नहीं है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं परिवार के अन्य लोग और सास जो स्वयं भी एक नारी है उसके ऊपर मानसिक रूप से अत्याचार करते हैं। कमीनों की जिंदगी कहानी में पति के दुर्व्यवहार से कुसुम त्रस्त रहती है। उसे लगता है कि मैं जितना भी अपनी पति को समझाने का, समझने का प्रयास करती हूँ, पति शराब के नशे में धुत होकर मुझ पर उतना ही अत्याचार करता है। और स्थितियों से समझौते करते करते जब कुसुम थक जाती है तो वो अपने प्राण का हरण कर लेती है। कलवा की पहली पत्नी बसंती की भी लगभग कुसुम जैसी ही स्थिति है, पर निम्न वर्गीय होने के कारण वे कुसुम की भांति चुप नहीं रहती। वो अपने पति को एक की चार बात सुनाती है, उससे बराबरी से लड़ती है और इतना ही नहीं, उसे लगता है कि अगर तेरी और मेरी नहीं बन रही तो हम अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अधिकांशतः जो सामाजिक मर्यादाओं की बात है, लोग क्या कहेंगे, इस बात पर मध्य वर्गीय परिवार अधिक सोचता है। उसके पैरों में समाज की बेड़ियां बंधी हैं। वो अपने जीवन का निर्णय उन बेड़ियों के माध्यम से ही करता है। किंतु उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ये दो ऐसे वर्ग हैं जिन्हें समाज द्वारा निर्धारित की गए नियमों से कोई मतलब नहीं होता। इनके अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं और ये उनके अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। दरिद्रता से अभिशप्त जनता के जीवन के हाहाकार का भी लेखिका ने अपनी कहानियों में अंकन किया है। ये अंकन इतना सजीव है कि हमें लगता है कि ये पात्र कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही हमें नजर आ रहे हैं। परंपरा कहानी में लेखिका कहती हैं कि निम्न वर्ग के बच्चे
अपने पिता से संस्कार ग्रहण करते हैं। जैसे अगर कोई निम्न वर्गीय पिता शराब का, सिगरेट का या किसी अन्य प्रकार के नशे का आदी है, तो बचपन से ही वो चीज़ देखते देखते वो बच्चा भी उसी प्रकार के कार्यों को ग्रहण करने लगता है। तो इसमें गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती उस परिवार द्वारा दिए जाने वाले संस्कारों की है, जिसने उसे बाल्यकाल से ही वो सब चीज़ें एक सामान्य रूप से घर में घटित होते देखने के लिए विवश किया। बदलू की बुरी आदतें, बीड़ी पीना, पढ़ाई ना करना, उसका पुत्र रघु भी सीख लेता है। इसी प्रकार से लेखिका ने बताया कि समाज में जिस प्रकार की कुप्रथाएं हमें दिखाई देती हैं, उनका भी हमारे विकास में अवरोध उत्पन्न करना, इसमें वो सहायक होती हैं। जैसे सौत कहानी, सुभद्रा कहानी, उत्तराधिकारी कहानी, इन जैसी कहानियों में लेखिका ने बताया कि अनमेल विवाह किस प्रकार से जीवन में एक प्रकार की निरस्ता का संचार करता है। बहुत अधिक आयु में अंतर होने के कारण पति पत्नी के विचार, स्वभाव आपस में मिल नहीं पाते और जरा जरा सी बातों में उन लोगों के बीच में मतभेद स्थापित होने लगता है, जो पहले एक दरार के रूप में हमें दिखाई देता है और धीरे धीरे वो दरार खाई का रूप धारण कर लेती है। अमानवीयता, क्रूरता, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, अशिक्षा और नारी को जिन अधिकारों से अब तक समाज ने वंचित किया हुआ है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय समाज में नारी के लिए शिक्षा उतनी सहज रूप में उपलब्ध नहीं थी। उसी के साथ साथ पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा इत्यादि का भी समाज में बोलबाला था। तो दहेज ना होने के कारण, आर्थिक समस्या के कारण अभिभावक इस बात के लिए विवश हो जाते थे कि वो अपनी कन्या का विवाह अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कर दें, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल एक होता था कि किसी तरह से हमारी बिटिया का विवाह हो जाए और वो ऐसे परिवार में विवाह हो जहां उसे खाने पीने की तंगी ना हो। अशिक्षा के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं थीं। घर की चारदीवारी में उनको रहना पड़ता था। इन सब कारणों का अपनी कहानियों में वर्णन करके लेखिका ने इस बात को बताया है कि जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, जब तक उसे इस बात का पता नहीं होगा कि जीवन में क्या करणीय है, किन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए और किन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं और कौन सी चीज़ हमें विकास की ओर लेकर जाती हैं, तब तक व्यक्ति, परिवार और समाज किसी का भी विकास संभव नहीं है। आयु जनित जो असमानता है, उससे दाम्पत्य जीवन प्रेमहीन हो जाता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कम उम्र का व्यक्ति अपने से अधिक उम्र के व्यक्ति का सम्मान तो कर सकता है, उसे आदर दे सकता है, उसकी बात को ध्यान से सुन सकता है, किंतु उसे प्रेम नहीं कर सकता। एक पति पत्नी के मध्य जो रुचि का भेद है, जो विचारों का तालमेल ना होना है,
वो वैवाहिक जीवन को विषम बना देता है। दूसरी जो समस्या भारतीय हिंदू समाज में देखी जाती है वो है जाति भेद की समस्या। हम अपने आप को विकसित समझते हैं, किंतु आज भी हम देखें तो हम उच्च जाति, निम्न जाति, ये इस वर्ग का व्यक्ति है, ये इस जाति का व्यक्ति है, हमें इससे इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि इस जाति के लोगों को हम अपने से हीन समझते हैं या हम उच्च समझते हैं। हम इसी प्रकार की बातचीत में अपने आप को उलझाए रहते हैं। लेखिका ने इस ओर भी पाठकों का ध्यान अपनी रचनाओं के माध्यम से उभारा है कि जब तक हम इन छोटी छोटी संकीर्णताओं में अपने आप को फंसाए रखेंगे तब तक हम विकसित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपनी रचनाओं में शोषित सर्वहारा वर्ग की पीड़ा, चिंता, संत्रास और सामाजिक यथार्थ की कटुता, तीव्रता, गतिशीलता, इन सब को अभिव्यक्त किया है। अफसर का बेटा कहानी में अफसर वर्ग में किस प्रकार से निष्पाप मानव की आत्मा घुट घुट कर मर रही है, इस बात का चित्रण लेखिका ने बहुत यथार्थता के साथ किया है। इसी के साथ ही कमीनों की जिंदगी और आदमखोर, इन दो कहानियों को हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं जिनमें लेखिका ने निम्न वर्ग की आर्थिक दुरावस्था का बारीकी से मार्मिक अंकन किया है। बेजुबा कहानी की नंदू अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए काम करती है। बच्चे की देखभाल के लिए उसके पास समय नहीं है, क्योंकि जितना समय वो अपने बच्चे की देखभाल में लगाएगी उतने में उसे लगता है कि मैं कुछ और काम कर लूँगी, थोड़ा सा और पैसा कमा लूँगी, और इसलिए विवश होकर वह अपने बच्चे को अफीम देकर हमेशा के लिए सुला देती है। यहाँ पर हो सकता है किसी पाठक के मन में नंदू के लिए दुर्भावना उत्पन्न हो, उसे लगे कि कैसी माँ है जो अपने बच्चे की ही हत्या कर देती है। किंतु अगर हम कुछ समय ठहर कर उस माँ की विवशता के ऊपर सोचें कि कितनी पीड़ा, कितनी संत्रास, कितनी घुटन से उसे गुजरना पड़ा होगा जब उसने अपने बच्चे को अफीम चटाई होगी, तो उसकी जो पीड़ा है उसके कुछ छींटों के अनुभव हम जरूर कर पाएंगे। दो रोटियां कहानी की उमा सास और नंदों के अत्याचार को सहती है। इतना ही नहीं, उस पर लगातार संतान उत्पन्न करने का एक प्रकार से उसे विवश किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है कि घर परिवार भरा पूरा लगे, इसलिए अधिक संतान होनी चाहिए। अंत में वो रुग्ण हो जाती है और मृत्यु आ जाती है उसे। दूसरा बच्चा कहानी की भिखारिन को भीख मांगता देख, और वो भी एक बच्चे के साथ, विशेश्वर उस पर व्यंग करता है, उसे ताने मारता है कि अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं है, तुम भीख मांग रही हो, तो तुम्हें बच्चा करने की क्या आवश्यकता थी। और वही विशेश्वर उसके साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर उसे गर्भवती करके अपने दायित्व से भाग जाता है। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है
कि ऊपर से दिखने वाले जितने भी सफ़ेद पोश व्यक्ति हैं वो खुद तो पाप करते हैं और उस पाप के परिणाम को भोगने के लिए वो निर्धन विवश लोग सामने आते हैं जिन पर ये तथाकथित संपन्न संभ्रांत लोग व्यंग किया करते हैं। लेखिका की एक कहानी है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इस कहानी में लेखिका ने दहेज देने में असमर्थ अभिभावकों की विवशता का सुंदर अंकन किया है। रुपया कहानी में अर्थलोभी व्यक्ति समाहित हैं, तो गृहस्थी का सुख कहानी का शिव सहाय केवल संतान के लिए दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसा करते हुए उसे एक बार भी इस बात का ध्यान नहीं आता कि मेरी पहली पत्नी के मन में कितनी पीड़ा उत्पन्न हो रही होगी। अपनी कहानियों के माध्यम से नारी उत्थान के लिए लेखिका नवीन धरातल की खोज करती हमें दिखाई देती हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में पूंजीपतियों के विरुद्ध सामाजिक चेतना और शोषितों के प्रति करुणा की भावना जागृत की है। आदमखोर कमीनों की जिंदगी, दो रोटियां, रुपया, गृहस्थी का सुख, इसी प्रकार की कहानियां हैं। लेखिका ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समाज और व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का मूल कारण वर्ग वैषम्य को माना है। इन्होंने हास्य व्यंग की कहानियों का भी सृजन किया, जिसमें चाय में नींबू, रुपया, छलिया, अफसर का बेटा, बर्थडे, टोटका आदि कहानियों को हम ले सकते हैं। इनकी कहानियों में नारी पात्र पुरुष पात्रों की अपेक्षा अधिक विवश हैं, जो उस समय के समाज का सत्य भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रकिरण सोनरक्सा जी ने अपनी कहानियों में समाज के विभिन्न वर्गों से अपने पात्रों का सृजन किया, सहज सरल भाषा शैली में अपनी रचनाओं को लिखा और इसीलिए इनकी रचनाएं अपने पाठकों के लिए सुग्राह्य भी बनी। अपने अगले वक्तव्य में हम प्रवासी रचनाकार तेजेंद्र शर्मा पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।